और ट्रंप ने आके लगा ही दिया 25% टैरिफ इंडिया के ऊपर। और ये होने के बाद से ही इंडियन मीडिया के ऊपर स्पेशली लोग तो बहुत सेंटी हो गए हैं कि यार ऐसा कैसे कर सकते हैं, इतना कैसे टैरिफ लगा दिया। एंड पीपल आर प्रीटी मच अफ्रेड एज वेल। थोड़ी देर पहले मेरे एक दोस्त का भी मुझे फोन आया और फोन करके पूछ रहा था यार कल मार्केट क्रैश करेगा क्या। वेल, कल मार्केट क्रैश करेगा कि नहीं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको ये जरूर बता सकता हूं कि वाई आई एम नॉट बेयरिश ऑन इंडियन इकोनॉमी और इंडियन मार्केट्स एट दिस मोमेंट। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि किसी स्पेसिफिक सेक्टर में मैं बेयरिश हूं, लेकिन ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी के लिए तो नहीं हो डेफिनेटली 25% टैरिफ के लिए। और इसका पता हमें तब चलेगा जब हम सेक्टर बाय सेक्टर इस टैरिफ को कंपेयर करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इंपैक्ट कितना बड़ा हो सकता है, राइट। सो लेट अस स्टार्ट विद दैट। सो लेट अस फर्स्ट थिंक कि टोटल एक्सपोर्ट हम कितना कर रहे हैं यूएस को। हमारा जो टैम है वो $120 बिलियन का है बस, राइट, $120 बिलियन का। और इस $120 बिलियन में से आई वुड से कि 33 बिलियन तो इसका पार्ट ही नहीं है। तो मोटा मोटा ऑलमोस्ट वन फोर्थ से ज्यादा, राइट, इज नॉट पार्ट ऑफ दिस 25% टैरिफ। दैट इज बिकॉज जो एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क्स है उसके थ्रू आप सर्विसेज पे टैरिफ लगा ही नहीं सकते हो। ये कोई कस्टम्स के थ्रू तो जाता नहीं है टैरिफ सर्विसेज, राइट, तो इस पर लगाना मुश्किल है। सो मोस्टली लगेगा ही नहीं। तो जो नेट जो रह जाता है जिसका कि इंपैक्ट हो सकता है दैट इज 87 बिलियन USD, राइट। अब हम ये देखते हैं कि ये जो 87 बिलियन का मर्चेंडाइजिंग एक्सपोर्ट है वो हम किन किन सेक्टर पे कर रहे हैं, कौन से ऐसे सेक्टर है जो सही में ज्यादा इंपैक्टेड होगा इससे। तो सबसे बड़ा जो अपना सेक्टर है और सबसे बड़े सेक्टर्स में से एक है दैट इज फार्मा। फार्मा इज नियरली 13% ऑफ आर टोटल मर्चेंडाइजिंग एक्सपोर्ट टू द US। अब देखो फार्मा में क्या है, फार्मा में टैरिफ लगाना मुश्किल काम है क्योंकि ये रातों रात शिफ्ट नहीं हो सकता। नॉट द एंटायर फार्मा बट ए पार्ट ऑफ इट। फार्मा इज अ क्रिटिकल सेक्टर जहां पे बहुत ज्यादा टेस्टिंग की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा इवन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के इंस्पेक्शन की जरूरत होती है, अप्रूवल की जरूरत होती है। उसके बाद जाके आपका मैन्युफैक्चरिंग या बिजनेस या इंपोर्ट या उस टाइप की चीजें हो सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के लाइफ के साथ रिस्क नहीं ले सकते हो। तो ये सारे जो अप्रूवल प्रोसेस है वो रातों रात चेंज नहीं हो सकता, जो कि आज के डेट में ऑलमोस्ट 2-3 साल लग जाते हैं इसमें। तो मैं तो फार्मा का भी एक अच्छा खासा पोर्शन हटा के ही सोचूंगा। आई डोंट थिंक फार्मा उतना ज्यादा इंपैक्टेड होगा। नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल भी हम एक्सपोर्ट करते हैं बाय द वे, आजकल तो आईफोन भी एक्सपोर्ट करने लगे। सो दैट इज ऑल्सो अ गुड अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट विच इज नियरली 13-14% ऑफ आवर टोटल मर्चेंडाइजिंग एक्सपोर्ट, जो कि शायद इंपैक्टेड होगा। देन आते हैं जेम्स एंड ज्वेलरी। अब इस सेक्टर के बारे में बहुत चर्चाएं होती है, दैट इज बिकॉज ये लेबर इंटेंसिव सेक्टर भी है और इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट जेम्स एंड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड। एंड अनदर थिंग इज US इज द हाईएस्ट इंपोर्टर ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी, इज द बिगेस्ट मार्केट ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी। नाउ जेम्स एंड ज्वेलरी में एक अच्छी चीज और बुरी चीज क्या है, पहला तो आप टैरिफ तो लगा दोगे बट ऐसा नहीं होगा कि इंडियन एक्सपोर्टर्स एक्सपोर्ट करना बंद कर देंगे। दैट इज बिकॉज वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। और जो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जेम्स एंड ज्वेलरी में दैट इज चाइना। चाइना भी हमसे काफी कम है। एंड द थर्ड लार्जेस्ट इज इटली। इटली आई थिंक इज 1/3 और 1/4 ऑफ आवर साइज। सो ऐसा नहीं होगा कि एकदम ही हम आउट ऑफ मार्केट हो जाएंगे अचानक से ये टैरिफ लगाने के बाद जेम्स एंड ज्वेलरी में। और जेम्स एंड ज्वेलरी में अपना मार्जिन भी काफी थिक होता है। सो अपने पास कैपेसिटी भी होगा कि यार थोड़ा बहुत टैरिफ हम एब्जॉर्ब भी कर ले। सो फ्रॉम दीज टॉप 3 सेक्टर्स जो कि ऑलमोस्ट 40% ऑफ आवर टोटल मर्चेंडाइजिंग एक्सपोर्ट है टू द US, उनमें से आई थिंक ओनली इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट ही है जो इंपैक्टेड हो सकता है। लेकिन डोंट फॉरगेट कि चाइना के ऊपर भी टैरिफ लगाया था और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के ऊपर से वो लोग हटा दिए थे टैरिफ। ट्रम्प इज टैको जो भी हो। नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट 5 सेक्टर्स जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। इनमें से सारे ही ऑलमोस्ट 3 से लेके $4 बिलियन तक US में एक्सपोर्ट करते हैं और करीब करीब 3 या 4% शेयर लेके बैठा है हमारे टोटल US एक्सपोर्ट का। सो पहला है पेट्रोलियम। नाउ इरेस्पेक्टिव ऑफ वेदर वी आर डूइंग द डील और नॉट, आई थिंक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है या पेट्रोलियम मिनरल्स जो है उसमें अपने को घाटा होने ही वाला है, क्योंकि US इटसेल्फ इज सेइंग ड्रिल बेबी ड्रिल। US ने अपना पेट्रोलियम प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली पेट्रोलियम के बाय प्रोडक्ट्स भी ज्यादा होंगे। तो क्योंकि ये एक कमोडिटी है तो इवेंचुअली ऑब्वियसली वहां पे सप्लाई ज्यादा हो जाएगी और प्राइसेस क्रैश कर लेंगे।
सो जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो अपन एक्सपोर्ट करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली इसमें इरेस्पेक्टिव ऑफ टैरिफ और नॉट, इरेस्पेक्टिव ऑफ डील्स और नॉट, हमें इंपैक्ट होने ही वाला है. सो लेट्स इग्नोर दिस 25% टैरिफ. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट सेक्टर व्हिच इज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स. नाउ केमिकल्स आर ऑल्सो in a way a proxy of the petroleums, right? So if US is doing drill where we drill, if US is producing more petroleum, so more petroleum byproducts will be there. So the chemical manufacturers of USA will get their raw materials very easily. So that is how they will probably be able to produce more and more bulk chemicals easily and will eventually crash the price. And that's how probably Indian exporters will not be that much competitive विद द यूएस मैन्युफैक्चरर. हालांकि एक और पॉजिटिव चीज भी है इस केमिकल सेक्टर में. केमिकल में यूएस बिगेस्ट इंपोर्ट करता था चाइना से, और चाइना के ऊपर भी सिंगापुर से भी इंपोर्ट करता था, और दोनों के ऊपर ही टैरिफ लगा के रखा है काफी ज्यादा ट्रंप ने. सो अगर आप उस एंगल से देखते हो तो हम इक्वल ग्राउंड में ही है. ऐसा नहीं है कि यूएस इंडोनेशिया से जाके या जापान से जाके ज्यादा केमिकल मंगाता है, राइट? तो यहां पे टैरिफ अगर लग भी जाता है 25%, केमिकल इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, तो भी आई थिंक मटेरियली बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. वैसे तो फर्क पड़ेगा, बट आई एम जस्ट सेइंग कि टैरिफ 25% टैरिफ ना भी लगा था तब भी जितना पड़ता शायद उतना नहीं ही होगा कुछ. नेक्स्ट सेक्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, दैट इज टेक्सटाइल. एंड आई थिंक वी आर गोइंग टू गेट द बिगेस्ट हिट इन टेक्सटाइल एंड इन लेदर प्रोडक्ट्स. दैट इज बिकॉज इन दोनों ही केस में हम टोटल 6 बिलियन के आसपास तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और ये बहुत ज़्यादा लेबर इंटेंसिव सेक्टर भी है. और जो ट्रंप ने रिसेंटली डील्स अनाउंस कर दिया ऑलरेडी, इंडोनेशिया के साथ कर दिया, वियतनाम के साथ कर दिया, तो वहाँ से इनका जो ये सप्लाई है वो मैच हो सकता है. एंड दैट इज हाउ इन दो सेक्टर में आई थिंक सबसे ज़्यादा अपने को दूर रहना है. बेसिकली अगर हम इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोच रहे हैं तो फिर अपने को दूर रहना है इन दो सेक्टर में से एटलीस्ट. एंड नॉट ओनली दीज टू, आई थिंक मेरीन प्रोडक्ट्स इज गोइंग टू बी अनदर वन, जिससे कि अपने को दूर रहना है, क्योंकि मेरीन में भी फिर यही चीज होने वाला है. देयर आर प्लेंटी ऑफ सप्लायर्स ऑफ मेरीन एंड दे हैव ऑलरेडी डन सम डील्स विद द यूनाइटेड स्टेट्स. सो इवेंचुअली आर एक्सपोर्टर्स विल सफर. इसके बाद अगर हम नेक्स्ट और दो सेक्टर्स की बात करते हैं तो उनमें आता है आयरन एंड स्टील एंड ऑटो कंपोनेंट्स. नाउ आयरन एंड स्टील, ऑलरेडी ट्रंप ने ये बोला हुआ है कि यार हम स्टील से तो मैं टैरिफ नहीं हटाने वाला. जो उसने डील्स भी किए हैं वहां पे भी उसने यही क्लियरली बोला है कि यार स्टील में से तो मैं टैरिफ नहीं हटाने वाला. सो अगेन इरेस्पेक्टिव ऑफ इंडिया यूएस डील और इरेस्पेक्टिव ऑफ दिस 25% टैरिफ, स्टील में तो अपने को फायदा नहीं होने वाला था. so, मतलब कुछ एक्स्ट्रा नहीं खोए हम ये 25% टैरिफ लगने की वजह से. एंड ऑटो कंपोनेंट्स, हाँ ऑटो कंपोनेंट्स में भी इंपैक्ट आ सकता है, लेकिन ऑटो कंपोनेंट्स अगर यूएस हमसे नहीं इंपोर्ट करेगा तो फिर कहां से करेगा? चाइना से. तो वहां से भी तो उसको ज्यादा टैरिफ लगा के ही फिर इंपोर्ट करना पड़ेगा. तो अगर ज्यादा टैरिफ लगा के इंपोर्ट करना ही है तो देखो ऑटो में भी ये होता है कि जो कंपोनेंट्स लगते हैं उसका अप्रूवल प्रोसेस काफी लंबा होता है. सपोज आपने एक गाड़ी बनाया, मारुति का कार बनाया, और वहां पे जो व्हील्स अटैच होते हैं उसके जो से फास्टनर्स है या स्क्रूज है, वो एक पर्टिकुलर कंपनी से अप्रूव होके आते हैं कि भाई हाँ भाई हम तुम्हारा ही यूज करेंगे. सो अचानक से अगर मैं उस स्क्रू को चेंज करके किसी और कंपनी का स्क्रू लगाऊंगा तो ये खतरा रहता है कि क्या पता गाड़ी के परफॉर्मेंस में इशू आ जाए. सो दैट्स व्हाई ऑटो कंपनीज भी जनरली नहीं चाहते हैं कि यार वो स्विच करे एक कंपनी से दूसरे कंपनी में, एक नॉन अप्रूव्ड कंपनी के पास जाए ये सारे कंपोनेंट्स खरीदने के लिए. सो अप्रूवल प्रोसेस चाहिए होता है. तो अगर सेम ही टैरिफ लग रहा है चाइना के इंपोर्ट से भी, तो क्या यूएस वाली कंपनीज इंडियन ऑटो कंपोनेंट्स मेकर को डंप करेंगे? आई डोंट थिंक सो. देन द रेस्ट इज लाइक प्लास्टिक, एग्री एंड देयर आर मेनी अदर प्रोडक्ट्स जो कि ऑलमोस्ट 30 बिलियन, दैट इज ऑलमोस्ट 35% ऑफ द टोटल मर्चेंडाइजिंग एक्सपोर्ट है. वहां पे भी ऐसा होता है कि बहुत सारे कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही क्रिटिकली मैन्युफैक्चर्ड होते हैं. फॉर एन एग्जांपल कैराइजल एक्सपोर्ट करता है अपना क्वार्ट्ज सिंक. सो क्वार्ट्ज सिंक इज अ critical technology, not that critical, but yeah, it's a niche technology. So ऐसा नहीं होगा कि अचानक से बस टैरिफ लगा दिया तो फिर चलो कैराइजल को हटा दिया, हमने खुद से अपना क्वार्ट्ज सिंक्स बनाना स्टार्ट कर दिया. देन मैंने एक वीडियो बनाया था गरवारे हाईटेक के ऊपर कि वाई गरवारे हाईटेक कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय द लोकल मैन्युफैक्चरर्स ऑफ यूएसए.
दैट इज बिकॉज प्राइस डिफरेंस इतना ज़्यादा है। अगर आप यूएस का एक्सपेल का एग्जाम्पल लेते हो, 3M का एग्जाम्पल लेते हो और गरवारे का एग्जाम्पल लेते हो, तो जिस प्राइस में गरवारे प्रोड्यूस करता है और जिस प्राइस में एक्सपेल प्रोड्यूस करता है बेचते हैं, उसमें ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। 25% टैरिफ से बिल्कुल भी वो कंपेरेटिव नहीं होंगे। सो अगेन प्लेयर्स लाइक गरवारे विल स्टिल बी रिलेवेंट, वेरी मच रिलेवेंट। सो नाउ अपने को रियल इंपैक्ट कहाँ पे आ रहा है? ये टेक्सटाइल, लेदर और मेरीन पे, और थोड़ा बहुत जो इधर उधर के प्रोडक्ट्स है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट में भी आ रहा है, राइट। सो ऑलमोस्ट यहाँ पे $20 बिलियन के आसपास के एक्सपोर्ट है जिसपे रियल इंपैक्ट आ सकता है। 20 बिलियन, और हम कितने बड़ी इकोनॉमी है? 4 ट्रिलियन। 20 बिलियन और 4 ट्रिलियन। सो 1% भी इंपैक्ट लाने के लिए, आई नो कि इसका कैस्केडिंग इंपैक्ट भी होगा, अगर कोई बिजनेस बंद हो जाता है तो उसके कैस्केडिंग में और भी प्रोडक्शंस बंद हो जाते हैं। बट 20 बिलियन विथ रिस्पेक्ट टू 4 ट्रिलियन इज नॉट अ बिग डील। अगर आप इंडिया के ऊपर बुलिश हो, इंडियन इकोनॉमी के ऊपर बुलिश हो, ओवरऑल स्टॉक मार्केट पे बुलिश हो, तब तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। आई डोंट थिंक कि ये इतना बड़ा इशू हो सकता है। वी आर अ कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी, डोमेस्टिक कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी। हाँ, बट अगर आप एक्सपोर्ट ड्रिवन चीज़ों पे इन्वेस्टेड हो तो आपको देख के इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे कि आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि कौन से केमिकल कंपनी पे आप इन्वेस्टेड हो, उसका जो केमिकल आउटपुट है, क्या उसका कोई कंपटीटर खड़ा हो गया है वहाँ पे, या फिर क्या उस केमिकल कंपाउंड को प्रोड्यूस करना आसान हो जाएगा यूएस मैन्युफैक्चरर की तरफ से। तो ये सारी चीज़ें आपको देख के स्पेसिफिक सेक्टर स्पेसिफिक आप बुलिश या बेयरिश हो सकते हो, राइट ना। अगर ये हो भी ये तो हो ही चुका है ऑलरेडी कि 25% टैरिफ तो लग ही चुका है, बट दैट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज वी आर ऑल्सो ओपनिंग अप other dimensions. We have created FTAs with UK. We are going to have a FTA with Europe as well. Now Europe is a very similar economy with the US. जितना कि US का साइज है पर सेक्टर कंजम्पशन के बेसिस पे, यूरोप भी ऑलमोस्ट उतना ही है। तो अगर हम यूएस के साथ ये ट्रेड वॉर होने के बाद अगर हम यूरोप के साथ एक अच्छा एफटीए कर लेते हैं तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि जो मार्केट शेयर हम वहां से खोएंगे शायद उससे ज्यादा हम यहां पे जीरो टैरिफ से इंक्रीज कर लेंगे। यूके के साथ तो ऑलरेडी अपना एफटीए हो चुका है, राइट। एंड अनदर पॉइंट इज, यार ट्रंप आज कुछ बोलेगा कल कुछ और बोलेगा। 2 दिन पहले बोल रहा था जेलेंस्की को कि भाई तू जाके रशिया के साथ ट्रेड क्यों नहीं करता है, आ जाके इंडिया को बोल रहा है यार तुम लोग रशिया के साथ ट्रेड क्यों करते हो, पेनल्टी लगा दूंगा मैं। देन एक और पॉइंट ये भी है कि यार अगर आज के डेट में ये सारे ट्रेड डील्स हो भी जाते हैं, देन ऑल्सो यू कैन नॉट प्रेडिक्ट कि एग्जैक्टली कौन से सेक्टर में या फिर कैसे ये चीजें प्ले आउट होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज यूएई के साथ या सऊदी अरबिया के साथ यूएस का कोई एक ट्रेड एग्रीमेंट होता है और वहां पे सऊदी अरबिया ने एक ऐसा डील साइन कर लिया कि हाँ भाई हम यूएस से अब अपना राइस इंपोर्ट करेंगे। सो जो डील हुआ तो वो तो उधर हुआ ना, जो सऊदी अरेबिया और यूएस के बीच में हुआ, लेकिन जो इंडिया पे है उस पे भी इसका इंपैक्ट आएगा, क्योंकि राइस तो इंडिया एक्सपोर्ट करता था उधर सऊदी अरेबिया को। अब क्या होगा अपने एक्सपोर्टर का? सो इस टाइप की, क्योंकि अब the world is going through a lot of change, a lot of bilateral trade agreements is going to be there, a lot of change of liquidity और change of flow of trade भी होने वाला है। तो I think next 1 साल से पहले इसको properly guess करना काफी मुश्किल होने वाला है। We will probably have to live with this uncertainty for some time. Anyway, कहने का मतलब यही है कि अगर हम सेक्टर स्पेसिफिक देखते हैं तो अपने को जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ ऑलमोस्ट 20 बिलियन के आसपास ही आता हुआ दिखता है, जो कि 4 ट्रिलियन इकोनॉमी के सामने इतनी बड़ी बात है नहीं। तो पूरे इंडिया को लेके बेयरिश हो जाना है, कहीं से भी सेंस नहीं बनाता। और एक और चीज आप नोटिस किए होंगे कि कल भी ट्रंप ने ये बोला था कि हाँ वी विल इम्पोज 25% टैरिफ, और तब जो एक्सपोर्टर्स हैं एटलीस्ट जो मेरे रडार में थे वो इतना ज्यादा गिरे नहीं। सो दिस समहाउ सजेस्ट कि जितना भी डिस्काउंट करना था मार्केट ऑलमोस्ट उसके आसपास तो डिस्काउंट कर चुका है प्राइस को। तो यहाँ से अगर कुछ गुड न्यूज़ होता है तो शायद फिर प्राइसेस ऊपर जाना स्टार्ट करेंगे। नो बाय सेल रिकमेंडेशन, आई एम जस्ट शेयरिंग माय एक्सपीरियंस। बट हाँ, अगर ऐसा कुछ गुड न्यूज़ नहीं भी आता है, आई डोंट थिंक कि यहाँ से हम स्पेसिफिकली पूरे मार्केट के बेसिस पे ज़्यादा नीचे जा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ इकोनॉमिक टॉक्स।